हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं अपने लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है वैद्युत धारिता। तो चलिए करते हैं हम बिना देर किए आज का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट चैप्टर 4 का। देखिए पहला टॉपिक आता है इसमें चालक की धारिता। धारिता क्या है? देखो, चालक की धारिता को समझाने से पहले मैं शब्द धारिता का मतलब आपको समझा दूंगा कि ये जो धारिता होती है इसका असली मतलब क्या होता है, फिर आप यहाँ से चालक की धारिता को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, धारिता का मतलब है किसी भी कोई वस्तु है उसमें कितनी चीज़ समा सकती है, उसके अंदर कितनी चीज़ वो समा सकती है, यही होती है उसकी धारिता। जैसे सपोज करो हमारे पास एक बाल्टी है, बाल्टी में हमने पानी भरा और सपोज करो ये बाल्टी के अंदर 10 लीटर पानी समा सकता है, अधिक से अधिक 10 लीटर पानी आ सकता है उसके अंदर, तो ये उसकी धारिता होगी। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, अधिकतम कितनी क्वांटिटी उसके अंदर समा सकती है। ठीक है, तो पानी की बाल्टी है और उसके अंदर 10 लीटर पानी आ सकता है, तो इसका मतलब पानी को ग्रहण करने की क्षमता जो होगी उसकी क्या है, 10 लीटर है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस बाल्टी की जो धारिता है वो कितनी है, 10 लीटर है। तो इस तरीके से धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता या अधिकतम कितनी चीज़ उसके अंदर समा सकती है। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करते हैं चालक की धारिता। चालक की धारिता क्या होगी? देखिए, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, अब इसकी धारिता क्या होगी? तो वो इसके अंदर क्या चीज़ समाएगी? इसके अंदर पानी नहीं समाएगा, इसके अंदर क्या समाएगा? इसके अंदर आवेश समा सकता है। यानी कह सकते हैं हम चालक को क्या दे सकते हैं, हम आवेश देंगे। लेकिन हर वस्तु की अपनी क्या होती है, एक क्षमता होती है। भाई ये चालक है, इस चालक की भी अपनी एक क्षमता होगी ना, कितना आवेश ये ले सकता है अधिकतम। तो कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, हमने चालक लिया है, तो चालक है और चालक को हम आवेश दे रहे हैं, धीरे धीरे वो आवेश को ग्रहण करता जाएगा। ठीक है, चालक उसके अंदर समाता रहेगा, लेकिन फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो आवेश को ग्रहण करना बंद कर देगा, आवेश को लेना बंद कर देगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने उस चालक को उसकी धारिता के बराबर आवेश दे दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी चालक के आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है कि कितना आवेश वो ग्रहण कर सकता है अधिकतम, यही उसकी धारिता होती है। और मैंने इसी तरीके से यहाँ लिखा, देखो, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया वैद्युत धारिता क्या है? चलिए, प्रयोगों द्वारा स्पष्ट है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। देखिए, ये क्या है कि जब हम धीरे धीरे किसी वस्तु को आवेश देते जाते हैं, जैसे हम किसी चालक को आवेश देंगे तो धीरे धीरे उसका विभव बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आवेश की मात्रा चालक पर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका विभव भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चालक के विभव में जितनी वृद्धि होती है वो चालक को दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है भाई, आवेश देने से क्या हुआ, विभव में वृद्धि हुई, तो इसका मतलब विभव में जो वृद्धि हुई है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है, क्योंकि आवेश देने से विभव में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, Q अनुक्रमानुपाती V। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। Q अनुक्रमानुपाती, इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, उसको हम C ले लेते हैं, C और V। ठीक है, इसको हटाया तो हमने एक कांस्टेंट ले लिया C, जहाँ C एक नियतांक है। क्या है? अनुक्रमानुपातिक नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वैद्युत धारिता क्या है, ये C जो है यही है वैद्युत धारिता। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली हमने देखा है कि चालक की धारिता होती क्या है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं चालक की धारिता। अब देखिए वैद्युत धारिता का अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, C बराबर Q/V। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा C बराबर Q/V। ओके, तो ये चालक की धारिता है। अब देखिए इसका मात्रक अगर हम निकालना चाहें, चालक की धारिता है, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक कैसे निकालेंगे? ऊपर है आवेश, नीचे है विभव, तो आवेश का मात्रक बटे विभव का मात्रक। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जैसा कि आप जानते हैं, पहले से ही आपने पढ़ रखा ऑलरेडी।
चैप्टर 3 में ही पढ़ा था आपने, चैप्टर 1 में ही पढ़ा है, चैप्टर 2 में भी पढ़ा है। तो आवेश का मात्रक कूलाम प्रति, ओके। और नीचे क्या है, विभव, विभव का होता है वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट, या इस कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम कहते हैं फैरड, हम लिख सकते हैं या फैरड। तो चालक की धारिता, ठीक है, इसके दो मात्रक होते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट या हम इसको कह सकते हैं फैरड, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, कूलाम पर वोल्ट, ठीक है, कूलाम पर वोल्ट, या हम इसको कह सकते हैं क्या, फैरड, FARAD, इस तरीके से फैरड, ठीक है। तो ये हो गया इसका मात्रक। अब हम बात कर लेते हैं विमेय सूत्र की। विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे, ऊपर आवेश का विमेय सूत्र लिखेंगे, नीचे वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज का यानी विभव का, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के विमेय सूत्र लेकर के हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, मैं दोनों को लिख देता हूँ, यहाँ करते हैं हम इसको, ठीक है। तो देखिए हम लिख रहे हैं विमेय सूत्र, विमेय सूत्र ऊपर आवेश का आएगा, आवेश का हम जानते हैं AT होता है, ठीक है। ये हमने आपको चैप्टर 1 से ही समझाया है, बताया है कि आवेश का विमेय सूत्र AT होता है, ठीक है। तो और नीचे लिखेंगे हम वैद्युत विभव का। देखिए चैप्टर 3 के अंदर जो हमने वैद्युत विभव पढ़ाया था, वहाँ हमने आपको इसका विमेय सूत्र भी लिखा था। तो क्या लिखा था उसको लिख देते हैं हम, वो था हमारा ML2T-3 और A-1, ये था विभव का विमेय सूत्र, ठीक है। इसको ढंग से लिख लेंगे आप, अच्छे से लिख लो इसको, और याद भी रखना है ये आपको, ठीक है, ओके। करें इससे आगे सॉल्व। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, m ऊपर जाएगा तो m-1 बन जाएगा, m-1, l आपका 2 है नीचे, ऊपर जा करके l की पावर -2 बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए T-3 और एक ऑलरेडी t ऊपर है, तो -3 ऊपर जा करके +3 हो गया, यानी t की पावर 3 हो गया, 3 और t ऊपर पहले से ही, यानी t की पावर 4 हो जाएगा ये, ओके। और देखिए A-1 ऊपर जाके a हुआ, और a ऑलरेडी इसमें है, तो a की पावर 2 हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, m-1 l-2 t की पावर 4 a की पावर 2। तो इस तरीके से इसका विमेय सूत्र निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब हम बात करेंगे 1 फैरड, परिभाषा निकालेंगे हम 1 फैरड, लिखेंगे हम 1 फैरड की परिभाषा है, ठीक है। 1 फैरड, 1 फैरड की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, ओके। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 1 फैरड क्या है। देखिए अभी हमने आपको बताया था फैरड जो होता है वो कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट को फैरड बोलते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कूलाम प्रति वोल्ट। भाई वैद्युत धारिता के 2 फॉर्मूले बताए मैंने जस्ट अभी आपको, पहला था कूलाम प्रति वोल्ट, और इस कूलाम प्रति वोल्ट को हमने कहा क्या बोला था, फैरड बोला था, ठीक है। अब हमको निकालनी है 1 फैरड की परिभाषा, किसकी, 1 फैरड की परिभाषा। तो हम कूलाम को 1 कर देंगे और वोल्ट को भी 1 कर देंगे। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1 फैरड का, क्या बन गया, 1 वोल्ट प्रति 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वैद्युत यानी कि 1 फैरड की परिभाषा निकाल सकते हैं बहुत इजीली। देखिए क्या होगा, देखिए ये 1 कूलम क्या है, ये 1 कूलम आवेश है जो हमने चालक को दिया है। ये 1 वोल्ट क्या है, ये वो विभव है जो चालक को आवेश देने के बाद विभव में वृद्धि हुई होगी। और 1 फैरड क्या है, ये चालक की धारिता है, ठीक है। तो समझ में आया। तो हम कैसे देंगे इसकी परिभाषा, यदि किसी चालक को 1 कूलम का आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इस डेफिनेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाता है तथा उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। बिल्कुल इसी फॉर्मूले से हमने डेफिनेशन बना दी है। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अगला टॉपिक लेते हैं हम, जिसका नाम है गोलीय चालक की धारिता। देखिए हमारे पास एक गोलीय चालक है, ठीक है, यानी गोलीय आकार का हमने एक चालक लिया है और इसका केंद्र हमने O और त्रिज्या R ली है कैपिटल R, और हमने इसको +Q आवेश दे दिया जो कि इसके ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा, जैसा कि हम गॉस की प्रमेय, ये चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम ये सब
डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि भाई जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपने पढ़ रखा है तो कोई समस्या नहीं होगी, आगे समझो। अब हमको इस गोलीय चालक की धारिता निकालनी है, कितनी होगी। ओके, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, माना एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या कैपिटल R है, इसको प्लस Q आवेश द्वारा आवेशित किया गया है जो कि इस चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल गया है। ठीक है, बस इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना क्या निकालना चाह रहे हैं, इस गोलीय चालक की धारिता निकालना चाह रहे हैं। तो धारिता निकालने से पहले सबसे पहले हमें इस चालक का विभव निकालना होगा। देखिए, कोई भी चालक है उसकी धारिता निकालने से पहले उसका विभव निकालना जरूरी होता है। जब तक आप उस चालक का विभव ज्ञात नहीं करेंगे उससे पहले धारिता नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला काम ही आपको ये करना, जब भी किसी भी चालक का, पूरे चैप्टर के अंदर ध्यान रखेंगे, जब भी किसी भी चालक की धारिता निकालनी हो आपको तो पहले उसका विभव निकालना जरूरी है। विभव निकाल लो, उसके बाद ही धारिता निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे इसका विभव। गोलीय चालक का विभव, और हम जानते हैं विभव का फॉर्मूला V बराबर कितना होता है, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, कितना आवेश दिया Q और कितनी त्रिज्या पर फैला है, कैपिटल R त्रिज्या पर, इसलिए हमने विभव निकाल दिया। ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमको निकालनी, देखिए विभव निकल गया ना, अब निकाल सकते हैं हम इसकी धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता C बराबर Q/V से। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या बताया था, चालक की धारिता, उसका फॉर्मूला निकालता है C बराबर Q/V, तो उसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो धारिता C निकालनी है हमें, C बराबर Q/V। V कितना है, ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, 1/4πε0 और Q/R। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने विभव V को उठा करके। अब देखिए, इस Q से इस Q को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो जो C बच के आएगा आपको कितना बचेगा, C बराबर बचेगा 4πε0 और कैपिटल R, बस ये बच के आएगा 4πε0R। यही है हमारा गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर ये 4πε0, देखिए 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो यहाँ से 4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1/9 × 10⁹, 1/9 × 10⁹। ठीक है, और इंटू कैपिटल R, या इसको आप लिख सकते हैं C बराबर कैपिटल R/9 × 10⁹। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। बस मैंने 4πε0 की वैल्यू जो कि 1/9 × 10⁹ होगी वो लिखी है मैंने यहाँ पर, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी धारिता भी निकाल दी, गोलीय चालक की धारिता आ गई। अगला टॉपिक आता है इसमें संधारित्र। ये संधारित्र क्या है, देखिए समझिए संधारित्र क्या है। देखिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक के आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। अभी आपको थोड़ा क्लियर समझ में नहीं आया होगा क्या है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कोई चालक है, चालक को हम आवेश देने की अगर कोशिश करें तो धीरे धीरे उसका विभव बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि चालक अपने धारिता के बराबर आवेश को ग्रहण कर लेगा और फिर उसके बाद वो आवेश को एक्सेप्ट करना या ग्रहण करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, आवेश को नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो अर्थात हमने उसको उसकी धारिता के बराबर आवेश दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आवेश की मात्रा इस पर संचित नहीं की जा सकती है, एक्स्ट्रा आवेश उसको नहीं दिया जा सकता। अब इसके बाद देखिए, अगर हम कोशिश करें आवेश देने की और एक्स्ट्रा आवेश देने की कोशिश करें तो वो आवेश को ग्रहण नहीं करेगा। अब हमें एक काम करेंगे, हमें एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, एक ऐसी युक्ति बनानी है जिसमें आवेश अपनी धारिता से ज़्यादा आवेश को ग्रहण कर पाए। तो कुछ ऐसा करना है, हमें कुछ ऐसा मेथड निकालना है नया, जिससे कि हम उस पर और भी धारिता से ज़्यादा आवेश संचित कर सकें।
लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमें उस चालक का आकार नहीं बदलना है, उसकी आकृति नहीं बदलनी है, आकार आकृति नहीं बदलनी है, और फिर भी हम उस पर आवेश दे सकते हैं। तो इस युक्ति का नाम, इस मेथड का नाम ही, इस प्रोसेस का नाम ही होता है संधारित्र। इस युक्ति की जो नई चीज़ जो बन के आती है, नई डिवाइस जो बन के आती है, ये नई जो युक्ति है, इसी को कहते हैं हम संधारित्र। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझो आप, ठीक है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार व आकृति में परिवर्तन किया हो ना, उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। देखिए, अगर हम किसी भी चालक को आवेश देने की कोशिश करें संधारित्र से आगे, ठीक है, संधारित्र से ज़्यादा आवेश देने की कोशिश करेंगे, तो क्या कर सकते हैं हम उसका आकार बढ़ा सकते हैं प्लेट का। लेकिन हमको यहाँ ऑलरेडी मना कर दिया है कि आकार आकृति में परिवर्तन नहीं करना है। तो आकार में परिवर्तन भी नहीं करना है, आकृति को चेंज भी नहीं करना है, और फिर भी उस पर आवेश हम दे सकें, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अलग से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी युक्ति है कि हम संधारित्र होती ही, उस युक्ति का नाम है, उस मेथड का नाम होता है जिसमें हम आकार आकृति को बदलेंगे भी नहीं और उस पर एक्स्ट्रा आवेश भी हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया आपको संधारित्र क्या है। आई थिंक संधारित्र क्या है आपको समझने में आसानी हुई होगी। चलिए, अब इसके बाद देखिए, बात कर लेते हैं संधारित्र के प्रकार। संधारित्र कितने प्रकार का हो सकता है। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें दो प्लेटें लेंगे हम और दोनों एक दूसरे के समांतर में रखी होंगी, तो इसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। जो कि समांतर प्लेट संधारित्र टॉपिक जो है, यही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको इस चैप्टर के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र ही पढ़ने हैं। और देखिए, ये गोलीय संधारित्र भी होता है, गोलीय आकार का भी हो सकता है संधारित्र, यानी दोनों प्लेटें जो होती हैं, इसमें दो प्लेटें लेते हैं जनरली हम, तो दोनों प्लेटें कैसी होंगी, इसमें गोलीय आकार की होगी, तो ये गोलीय संधारित्र बन जाएगा। बेलनाकार संधारित्र भी होते हैं, यानी दोनों प्लेटें कैसी होती हैं, बेलनाकार आकार की होती है, ठीक है। और भी कई प्रकार के हमारे संधारित्र होते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे वो समांतर प्लेट संधारित्रों को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम इस पर आवेश की मात्रा संचित कर सकते हैं आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना, ये समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे हम डायग्राम से। देखिए, डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे हम, समांतर प्लेट संधारित्र को हम समझेंगे, ठीक है। देखिए, चाहे कोई भी संधारित्र हो, तो यहाँ पर मैंने समांतर प्लेट संधारित्र लेकर समझाने की कोशिश की है संधारित्र को मैंने, ठीक है, संधारित्र टर्म को समझाने की कोशिश की है मैंने। अब आप लेने को इसमें गोली संधारित्र भी ले सकते थे, ठीक है, और बेलनाकार भी ले सकते हैं, या और भी कोई संधारित्र ले सकते थे, उससे भी आप समझा सकते थे इसका मेथड की किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर मैंने समांतर प्लेट संधारित्र को लेकर के समझाने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए, हमारे पास क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र आएगा क्योंकि इसमें दो प्लेटें कैसी होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं, जैसे कि ये रखी हुई है। अब देखिए, ये है हमारा वो चालक, ये हमारा वो चालक जिसको हमने ऑलरेडी धारिता के बराबर आवेश दे रखा है इसको। अब हमें इस पर और अत्यधिक आवेश देना है, जो कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी धारिता के बराबर आवेश आ चुका है, ठीक है। अब हम इस पर और पर्याप्त आवेश देना चाह रहे हैं इस पर, तो कैसे करेंगे, ठीक है। क्या दिया हमने, इसको आवेश दिया है, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ उस आवेश को। ये है वो आवेश जो हमने इसको दे रखा है +Q। तो ये +Q आवेश क्या होगा, इसके ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ दिखाएंगे वो जो आवेश है इसके ऊपर फैल जाएगा। देखिए, इसको ऊपर फैलेगा तो मैं ऊपर नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने इसको साइड में दिखा दिया इस तरीके से, ऐसे करके इस प्लेट के ऊपर फैल जाएगा आवेश, ये रहा, ठीक है, इस प्लेट के ऊपर फैल जाएगा ये, सही है। अब देखिए, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसकी धारिता को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। अब शर्त ये है कि आकार और आकृति बदलनी नहीं है इसकी, ठीक है, और इस पर आवेश की मात्रा भी संचित कर पाए हम। तो ऐसा कैसे करेंगे, तो देखिए, आपने जस्ट थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था संधारित्र की धारिता का, क्या पढ़ा था, देखो यहाँ भी मैंने लिखा था C/Q/V। तो धारिता बढ़ाने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट उस पर आवेश दे दें हम, जितना आवेश देंगे उतनी उसकी, मतलब हम उसमें क्या करेंगे, देखो, आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है धारिता, यानी आवेश जितना ज़्यादा होगा उसकी धारिता उतनी ज़्यादा होगी, या कह सकते हैं आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वही धारिता होती है, ठीक है। तो आवेश की तो अनुक्रमानुपाती होगी, साथ ही साथ विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है धारिता, विभव के व्युत्क्रमानुपाती। अब हम आवेश हम दे नहीं सकते, ठीक है, धारिता बढ़ानी है तो आवेश दे दीजिए उसको। आवेश हम दे नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी धारिता के बराबर आवेश ग्रहण कर चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से अगर हम इस चालक का विभव घटाने में अगर कामयाब हो जाएं, विभव घटाने में कामयाब हो जाएं, तो उसकी धारिता हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि विभव के व्युत्क्रमानुपाती है धारिता, ठीक है।
तो किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से अगर हम चालक का विभव घटाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो यही काम करना हमें। अब हम आवेश तो नहीं दे सकते, है ना, आवेश तो नहीं दे सकते, लेकिन हम विभव घटा सकते हैं। तो हम विभव घटाने के लिए ही काम करेंगे। तो ये संधारित्र जो होता है, संधारित्र के अंदर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे चालक का विभव घट जाता है, और जब विभव घट जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी और हम उस पर एक्स्ट्रा आवेश दे सकते हैं धारिता से भी ज़्यादा। ठीक है, कैसे करेंगे जरा देखिए, यहाँ से देखिए। अब हम इसका विभव घटाने के लिए क्या करेंगे, हम विभव घटाने के लिए एक वाई प्लेट, और ये एक्स प्लेट है, ठीक है, इसके सामने हम एक और प्लेट रख देते हैं जो कि हमने दिखा रखी है, यहाँ शो कर रखी वाई प्लेट। इस वाई प्लेट को हमने और रख दिया इसके सामने, क्योंकि हम इसका विभव घटाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, विभव घटाना हमें इसलिए रखा है हमने। और इसको सीधे ज्वाइन कर देंगे हम किससे, अर्थ के साथ, यानी पृथ्वी से जुड़ी हुई एक उदासीन प्लेट। और ये देखिए दोस्तों, उदासीन होती है, कैसी होती है, उदासीन प्लेट होती है। ये कैसी प्लेट है, उदासीन प्लेट। पृथ्वी से जुड़ी हुई हम एक उदासीन प्लेट को इसके समांतर में रख देते हैं, और जैसे ही पृथ्वी से जुड़ी हुई प्लेट वाई हमने इसके समांतर में रखी, अब इस चालक की धारिता बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ जाएगी क्यों, क्योंकि इस प्लेट की वजह से इसका विभव घट गया, और विभव के व्युत्क्रमानुपाती है धारिता। ठीक है, विभव घटा तो धारिता बढ़ जाएगी। अब ये देखो, आपको कैसे समझना है, कैसे फील होगा कि भी विभव घट गया इसका, कैसे, देखिए, जब ये यहाँ पर प्लस की आवेश दिया जाता है तो ये उदासीन प्लेट है, और प्लेट उदासीन है मतलब इस पर उतनी ही मात्रा में धनावेश है, उतनी ही मात्रा में ऋणावेश भी है। तो हमने इसको प्लस की आवेश दिया, तो ये क्या करेगा, प्लस आवेश जो होगा ये इस प्लेट के ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा, अर्थात ऋण आवेश इस पर, इस अंदर की सतह पर इकट्ठा हो जाएगा आकर के, क्योंकि आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है ना ये, तो ये सारे ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन इसको छोड़ के तो आएगा नहीं आवेश, ये प्लेट को छोड़कर आवेश नहीं आएगा। तो इस कारण से क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा धन आवेश की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अर्थात इस सतह पर इस तरफ इकट्ठा हो जाता है। प्लेट को छोड़ कर नहीं आएगा ये, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेगा धनावेश की तरफ आने की। और साथ ही साथ इसका जो धनावेश होगा वो कहाँ चला जाएगा, प्लेट के पीछे की ओर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि उसको रिपेल करेगा। धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसको दूर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो ये धनावेश जो होगा इसका वो पीछे की साइड में चला जाएगा। अब इसको प्लेट को छोड़ के तो जा नहीं सकता, इसलिए प्लेट के पीछे की तरफ, प्लेट पर पीछे की तरफ इकट्ठा हो जाता है वो। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हमने पृथ्वी से जोड़ रखा है, तो ये धनावेश यहाँ से स्थानांतरित होकर पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो हमने यहाँ पर धनावेश को शो नहीं किया है, धनावेश यहाँ होगा, लेकिन वो धनावेश पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण प्लेट के ये पृथ्वी को स्थानांतरित हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं हम कि जो धनावेश होता है प्लेट के पीछे की साइड में, जो धनावेश इकट्ठा होगा वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से उदासीन हो जाएगा, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये विभव को घटाएगा। ये जो ऋण आवेश जो बचा हुआ है, ऋण आवेश इस प्लेट के विभव को, देखो विपरीत प्रकार का आवेश है नहीं, तो विपरीत प्रकार का जो आवेश है ये क्या काम करेगा, इस प्लेट के विभव को घटाने की कोशिश करेगा। अगर ये धन आवेश होता तो इसके विभव का समर्थन करता, क्योंकि धनावेश का क्या करेगा, समर्थन करेगा, अर्थात इसके विभव को बढ़ाने की कोशिश करेगा, है। लेकिन ये कैसा विपरीत प्रकार का आवेश है, जब विपरीत प्रकार का आवेश है तो विभव को बजाय बढ़ाने के घटाने का प्रयत्न करेगा। तो ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा इसके विभव का, और इसके विभव को कम करने की कोशिश करेगा, अर्थात प्रभावी रूप से इस प्लेट का विभव क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, क्योंकि विपरीत प्रकार का आवेश है। ठीक है, तो प्रभावी रूप से इस प्लेट का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और विभव कम होते ही धारिता बढ़ जाती है। तो समझ में आया आपको कैसे होता है ये, क्योंकि ऋण आवेश आ जाता है और ये ऋण आवेश इसका विरोध करता है, इसके विभव को घटाने की कोशिश करता है, प्रभावी रूप से इसका विभव घट जाता है, और जैसे विभव घटा इसकी धारिता प्रभावी रूप से बढ़ जाएगी, और धारिता बढ़ गई इसका मतलब हम इस पर और एक्स्ट्रा आवेश अब हम दे सकते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरीके से इसने अपना काम किया है। तो ये जो युक्ति बन गई हमारी, ये जो पूरी डिवाइस बन के तैयार हुई, इसी का नाम होता है संधारित्र। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये संधारित्र होता क्या है। क्लियर है ना, आपको समझ में आया ना संधारित्र क्या होता है। ठीक है, अब ये देखने को कहाँ मिलेगा, जैसा कि आपने फैन देखे होंगे, फैन, छत वाले फैन देखे होंगे आपने, उसके अंदर आपने देखा होगा एक कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर 2.5 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड, 3 माइक्रोफेरड, इस तरीके से
कंडेंसर लगे होते हैं, उसको हम जनरली सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। लेकिन वो कंडेंसर सामान्य भाषा में होता है, किताबी लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। तो हिंदी में संधारित्र और इंग्लिश में उसको कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने संधारित्र भी देख रखे होंगे कि क्या होते हैं संधारित्र। ओके, चलिए देखिए, मैं आपके लिए कैपेसिटर लेकर आया हूँ, इसे बोलते हैं संधारित्र। देख रहे हैं आप, ये रहे दो इसके वायर, यानी एक प्लेट आपकी ये होगी, यहाँ पर प्लेट होगी, और एक प्लेट इसकी यहाँ होगी, दो प्लेट होगी ये। ठीक है, तो ये दोनों प्लेटों से दो वायर निकले हुए हैं, यही होता है हमारा कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। तो यही है दोस्तों संधारित्र। अब देखिए इसके अंदर क्या देख रहे हैं आप, धनावेश और ऋणावेश, अर्थात इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। देख रहे हैं आप, धन से ऋण की तरफ इसके अंदर क्या हो गया, एक वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो चुका है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया ना, अब आप ना एक काम किए करेंगे इसमें, जैसे एक संधारित्र होता है, ठीक है, इसको जब आप जो स्विच होता है ना, जो बिजली वाला स्विच होता है ना, जिसमें आप फैन लगा देते हैं दो, इस तरीके से ना फैन लगा देते हैं उसमें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सॉकेट जो होता है, सॉकेट के अंदर डाल देंगे इसको। ठीक है, जैसे आप सॉकेट के अंदर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, अर्थात इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा यही ई, और उसके बाद आप इसको हाथ से टच नहीं करेंगे, हाथ से टच करेंगे तो आपको करंट लग जाएगा, झटका लग जाएगा। आप इसको स्विच को ऑन करने के बाद जब ये चार्ज हो जाएगा तो आप इसको इस तरीके से टच करेंगे, इस तरीके से टच। ठीक है, इसको टच करेंगे तो यहाँ से स्पार्किंग होगी, यानी धनावेश ऋणावेश से मिलकर क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर चिंगारी सी मिलेगी, चिंगारी मिलेगी, और एक बहुत तेज आपको साउंड सा मिलेगा। ठीक है, स्पार्किंग होगी यहाँ पर। तो ये इस बात का प्रतीक है कि इसके अंदर जो ऊर्जा इकट्ठी होती है, ऊर्जा किस रूप में इकट्ठी होती है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक है, वैद्युत के रूप में ऊर्जा इकट्ठी होती है इसके अंदर। ठीक है, इस चीज़ को ही बोलते हैं हम संधारित्र। ठीक है, तो आई थिंक आपने देखो समझ लिया होगा बहुत अच्छे से, मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की, यही होता है संधारित्र, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए अगला जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यानी हमारे पास ये समांतर प्लेट संधारित्र और इसकी धारिता का व्यंजक निकालेंगे हम। धारिता का व्यंजक कैसे निकालेंगे वो काम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम से शो किया है, यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप, डायग्राम के बारे में लिखना थोड़ा सा आपको, कैसे लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, चित्रानुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें एक्स व वाई हैं जो कि एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं। ठीक है, प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है तथा प्लेट x को x प्लस q आवेश से एक समान रूप से आवेशित किया गया है। ठीक है, प्रेरण द्वारा, इस घटना को बोलते हैं प्रेरण। प्रेरण द्वारा प्लेट y की आंतरिक सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश आ जाता है, जो कि प्लेट के पृथ्वी से जुड़े होने के कारण पृथ्वी को स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, अर्थात प्लेटों के बीच एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। ठीक है, माना प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी तथा प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। इतना आप लिखेंगे यहाँ पर डायग्राम के बारे में, जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आप लिख लो, वीडियो को पीछे रोक करके। ठीक है, पीछे से दोबारा से सुनते जाइए और लिखते जाइए। इसके बाद देखिए अब हम निकालेंगे इसका व्यंजक। ठीक है, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से। जैसा कि आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र बन गया ना, बस वही निकाल रहे हैं हम। अब देखिए एक चीज और, हमने मान लिया है इसकी प्लेटों के बीच में क्या है, के परावर्तांक का एक माध्यम भरा हुआ है। के परावर्तांक का एक माध्यम भरा हुआ है, यानी प्लेटों के बीच क्या भर दिया हमने, एक माध्यम भर दिया जिसका परावर्तांक क्या है, के है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी, देखो दो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने गॉस की प्रमेय में निकाला था, कितना था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय में हमने निकाला था, वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था, जब दो प्लेटें हैं जिन पर एक पर धनावेश है एक पर ऋणावेश, तो उसके मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलती है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट से निकलती है। ठीक है, ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, तो यही करना है हमें, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालने किसी बिंदु पर, तो कितना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर 2 में हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही लिखा है मैंने। अब देखिए यहाँ पर हम के और लगा देंगे,
के क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने के माध्यम वाला परावर्तांक इसके अंदर भरा है, इसलिए यहाँ पर के भी आता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का के गुना हो जाता है। सही है। अब देखिए, परंतु हमने क्या क्या माना है, प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश, आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, ठीक। और सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए, तो क्यों ना हम सिग्मा की जगह क्यू अपॉन लिख दें, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा की जगह हम करेंगे क्यू अपॉन ए, ये कर दिया मैंने। ठीक है, सिग्मा की जगह सिर्फ हमने क्यू अपॉन ए कर दिया है, क्यू अपॉन ए, और के एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी नीचे था, तो सिग्मा की जगह सिर्फ क्यू अपॉन ए किया है हमने। तो ये वैद्युत क्षेत्र निकल के आ गया। जब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकला, तो प्लेटों के बीच हम क्या निकालेंगे, अब विभवांतर निकाल लेते हैं। मैंने बताया था ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि हम किसी भी चालक की धारिता निकालेंगे तो उससे पहले हमें विभव या विभवांतर निकालना जरूरी होता है। विभव विभवांतर जब आप निकाल लेते हैं उसके बाद ही आप धारिता निकाल सकते हैं। तो हमें निकालनी धारिता, तो हम पहले निकालेंगे विभवांतर प्लेटों के बीच। हम लिखेंगे प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर। प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसे निकालेंगे आप, V बराबर E इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है E बराबर V अपॉन डी। तो E बराबर V अपॉन डी हमने पिछले चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे E बराबर V अपॉन डी से, तो यहाँ से मैंने विभवांतर V बराबर ई डी वही फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, D क्या है, यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ओके, अब देखिए V बराबर E का मान हमने जस्ट ऊपर लिख रखा है Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, और इंटू डी। ठीक है, E की वैल्यू हमने ये लिखी, ये रही हमारी E की वैल्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारी E की वैल्यू है इंटू डी। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण में E का मान रखने पर हमने सिर्फ E का मान रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान जो कि ऊपर दे रखा है उसको रखा है। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया क्या, विभवांतर निकाल लिया। अब हमने क्या बताया था आपको, विभवांतर निकल गया तो धारिता निकल जाएगी। तो विद्युत धारिता निकालनी है समांतर प्लेट की, तो लिखेंगे हम अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V से, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला, C बराबर Q अपॉन V। तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, C बराबर Q अपॉन V, और V की जगह क्या लिखेंगे, V की जगह ये मान रख देंगे उठा करके, कितना है हमारा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, और इनटू डी, ये हो गया। अब देखिए Q से Q हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा, ये के एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए, और ये नीचे आपका डी रह जाएगा। तो ये आ गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जब प्लेटों के बीच में क्या भरका आपने, के परावर्तांक वाला कोई माध्यम भरका तब। और यदि वायु या निर्वात है प्लेटों के बीच, तो हम लिखेंगे यदि प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात है, तो हम जानते हैं वायु या निर्वात के लिए जो के का मान होता है दोस्तों वो हमारा 1 होता है। तो क्यों ना इसके जब हम 1 कर दें, तो वैद्युत धारिता को मैं C नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वायु या निर्वात के केस में मैंने इस धारिता को C नॉट से प्रदर्शित कर दिया है। तो देखिए के की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बस 1 आ जाएगा, मतलब के हमारा हट जाएगा यहाँ से, यानी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सिर्फ इतना हो जाएगा हमारा, ये सिर्फ इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने संधारित्र की धारिता निकाल दी। ये जब है जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात भरा है, ये जब है हमारी धारिता जब इसके बीच में कोई परावर्तांक भर रखा है हमने के माध्यम का। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत धारिता जो है वो निर्भर करती है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक वीडियो देखो काफ़ी लेंथी हो रही है, 34-5 मिनट्स की होने वाली है, तो
इसको अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये चीज़ हम अगली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।